अब मैं दरख्वास्त करूँगा उर्दू के अहद आफरी अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम उन लोगों से जिनके पास मोबाइल फ़ोन है कि या तो साइलेंट कर लें या बंद कर लें, क्योंकि अगर बीच में इंतज़ार साहब की या ज़ाहिदा हिना की कहानी के दरमियान मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी तो बहुत बुरा सा लगेगा। चलिए, अच्छा कि आपने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे उसूलन तो आपका तारुफ़ कराना चाहिए, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अफ़साने में फिर सहाफ़त में जो आपका नाम और मकाम है हम सब उससे वाकिफ़ हैं। आपकी कहानियों के मजमूए आ चुके हैं। हाल ही में आपकी एक मुख्तसर नावल का अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी शाया हुआ है। आप कहानियाँ लिखती हैं और बहुत अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। आपका जो ऑप-एड या कॉलम कहना चाहिए असरी समाजी मसाइल पर, और वो बराबर शाया होता रहा है। और इसके अलावा आपके मज़ामीन का कम से कम एक मजमूआ बल्कि 2 मजमूए शाया हो चुके हैं। 4-5 है, माजरत, इसीलिए तारुफ़ नहीं कराना चाहिए था। अच्छा, तो अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे इस बल्कि मैं पहले ये कहूँ कि इस पूरी सेशन को ख़ासा गैर रस्मी रखने की दानिस्ता कोशिश होगी, और इसलिए कहानी भी हम सुनेंगे आपसे और थोड़ी बहुत गुफ्तगू और कुछ सवालात जो हमारे आज यहाँ दोस्त मौजूद हैं उनमें से सवाल भी होगा। पहले ज़ाहिदा हिना साहिबा और फिर इंतज़ार साहब। आप कहानी पढ़ेंगी? कहानी वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आसिफ कहानियाँ लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, रिसाला एडिट करते हैं और बहुत ही समझदार हो गए हैं। और ये है कि वो नहीं करते, यानी ये बहुत ही सादा सा जुमला कह देते हैं, जी इनका क्या तारुफ़, ये तो तारुफ़ पूरी दुनिया जानती है, और इस तरह करके और आगे निकल जाते हैं। तो मैं अपनी एक कहानी आपके सामने पेश करती हूँ, और उस कहानी का ये अर्ज़ कर दूँ कि एक तर्जुमा तो किया फैज़ अहमद फैज़ साहब ने अंग्रेज़ी में, और दूसरे मुतरजम यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम है प्रोफेसर उमर मेमन। तो एक ही कहानी के 2 तराजम। अब ये ना कह दीजिएगा आपके नहीं, मैंने तो नहीं किया था, चूँकि ये बैठे हुए हैं जिन्होंने वो अच्छा, मुझे तो याद है, हाँ, ये इसको यही कहते हैं। सवाल ये हो सकता है कि किसके बचपन का जिक्र कर रहे हैं? का नाम है बूदो नबूद का आशूब, और जब ये अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुई तो इसका नाम रखा गया द टॉर्चर ऑफ टू बी और नॉट टू बी। तो ये मैं पेश करती हूँ आप लोगों की। चश्मा भूल गए। मेरे चश्मा मौजूद। अभी तो मैं अपनी किताबें भूल गई थी, आसिफ ढूंढ ढांड के लाए हैं। अंधेरा पेड़ों पर बिछ गया था, खुशबू बनकर रात की रानी में उतर गया था, खुनकी बनकर हवा में घुल गया था। मैं धुएं से भरे हुए ड्राइंग रूम में बैठे बैठे थक गई थी। थकन मेरी पिंडलियों और तलवों में रच गई थी। मैं अपने शौहर और उसके दोस्तों से माजरत करके बाहर निकली और बरामदे के ठंडे फर्श पर नंगे पांव टहलने लगी। ड्राइंग रूम की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं और रोशनी के कतले बरामदे के फर्श पर बिछे हुए थे। उन्हें देखकर मुझे बचपन का एक खेल याद आ गया, जब हम अपने घर के आंगन में रोशनी के ऐसे ही बड़े और छोटे कतलों को फलांगते जाते, और जब किसी का पैर गलती से रोशनी के किसी कतले पर पड़ जाता तो सज़ा के तौर पर उसे चोर बना दिया जाता।
उस रात जब मैं बरामदे के ठंडे फर्श पर नंगे पांव टहल रही थी तो यूं हुआ कि ड्राइंग रूम की खुली खिड़कियों ने सब कुछ उगल दिया, सब कुछ निगल लिया। मैं अपनी जगह ठिठक कर रह गई। मेरी नज़र अपने शौहर पर पड़ी। वो हाथ बढ़ाकर स्टीरियो का स्विच ऑन कर रहा था। बॉनी एम की चीखती हुई आवाज़ उठी, रा रा रास्पुटिन। मैंने दहशतज़दा होकर उन सबको देखा। अंदर 4 दोस्त थे, शराब के नशे में डूबे हुए, कहकहे लगाते हुए, और सामने किताबों की अलमारी पर एक तस्वीर थी। तस्वीर में सफ़ेद पत्थरों वाली एक चटियल पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के एक मुख्तसर हिस्से को तराश कर हमवार दीवार की शक्ल दे दी गई थी, और दीवार में एक सलाखदार दरवाज़ा लगा था जिसमें आहनी कुफल था। उस दरवाजे से परे एक गार था और मेहराब था। मेहराब से परे एक तंग तारीक गार था, और उस गार से परे अबद था और लानिहायत नींद थी जो जिंदों और मुर्दों के दरमियान अदल करती है। मैं भी उस तस्वीर में थी, दरवाजे की एक सलाख थामे हुए और गार के अंदर झांकती हुई, चेहरा गार की समत और पुश्त कैमरे का सामना करती हुई। और उसी तस्वीर के बराबर कांसी का एक मुजस्समा था। गार के कैदी का ये मुजस्समा मैंने उसी शहर से ख़रीदा था। जब मैंने ये तस्वीर खिंचवाई थी और जिस लम्हे मैंने ये मुजस्समा ख़रीदा था, उस लम्हे में नहीं जानती थी कि एक रात ऐसी भी आएगी जब मेरे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ एक शख्स उस तस्वीर और मुजस्समे को देखकर एक जुमला कहेगा और फिर अंधेरा रोशनी के तमाम कत्लों को निगल देगा। मेरी निगाहें भटकीं और किताबों की अलमारी के मुकाबिल रंगीन टेलीविज़न पर जम गईं। टेलीविज़न कैबिनेट पर स्याह फ्रेम में जड़ा हुआ एक फ़ौजी एजाज़ सजा था। चंद हफ्तों पहले ये एजाज़ मेरे शौहर को आला पेशा खिदमात के सिले में अता हुआ था। कुछ देर पहले का वो लम्हा मेरे अंदर मुंजमद था जब ड्राइंग रूम की खुली हुई खिड़कियों से मेरे शौहर के अजीज़ तरीन दोस्त की आवाज़ आई थी, और उस आवाज़ ने पूछा था, यार ये सलाखदार दरवाज़े की तस्वीर कैसी है? तब मेरे शौहर ने बताया था कि ये उस बूढ़े फ़लसफ़ी का कैद खाना है जिसने जहर के प्याले के इंतज़ार में यहाँ 30 दिन और 30 रातें गुजारी थीं। ये सुनकर मेरे शौहर के उसी अजीज़ तरीन दोस्त ने कहकहा लगाते हुए कहा था, भाभी ने इस कमरे में खूब तजाद इकट्ठा किया है। एक तरफ हज़ारों बरस पहले जहर पीने वाले बूढ़े के कैद खाने की तस्वीर और उसका मुजस्समा है, और दूसरी तरफ तुम्हें मिलने वाला एजाज़ सजा है। ज़रा आहिस्ता बोलो, तुम्हारी भाभी ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। मेरे शौहर की आवाज़ शायद मरीख़ से आ रही थी। क्या उसे वाकई कुछ नहीं मालूम? लेकिन वो तो उस तकरीब में शरीक थी जिसमें तुम्हें ये एजाज़ मिला था। हाँ, वो शरीक तो थी, लेकिन उसे न इस एजाज़ का पस मंज़र मालूम है और न मेरी सरकारी मसरूफियात के बारे में कुछ इल्म है। ये उस शख्स की आवाज़ थी जो मुझे जान से अजीज़ था। वो बातें कर रहे थे, मेरे शौहर को दाद दे रहे थे। वो तंजीम जिसे मैं बहुत अजीज़ रखती थी, उसके कुचल दिए जाने का सेहरा मेरे शौहर के सर बांध रहे थे। स्याह फ्रेम में जड़ा हुआ एजाज़ मेरी निगाहों के सामने था, और उस शख्स का चेहरा भी जिसे ये एजाज़ अता हुआ था। क्या ये वही शख्स था जिससे मैंने घंटों अदब व तारीख़ के मामलात पर बातें की थीं, जो फ़नून का दिलदादा था, किताबों का शहदाई था और फ़लसफ़े तारीख़ जिसका महबूब मौजू था? मेरी टांगों में दम नहीं रहा था। मैं वहीं बैठ गई। आवाज़ें मुझ तक आती रहीं। ये इंसानों की आवाज़ें थीं या भेड़ियों की गुर्राहटें? वो उन लोगों के नाम ले रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे जिनमें से कई को मैं नाम ब नाम जानती थी। उनसे मैंने अदबी नशस्तों और निजी महफ़िलों में घंटों बातें की थीं। उनके साथ मैंने कई पसमानदा बस्तियों का सफ़र किया था। वो इलाके और उनमें बसने वाले महरूम तरीन इंसान जिनकी ज़िंदगी की बस्तियों का शहर में रहने वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये लोग पसमानदा बस्तियों में रहने वालों के साथ उन्हीं की तरह रहते थे। मुझे उन पर हंसी आई थी। आखिर सुक़रात ने भी तो यूनान की रियासत के किसी आम सिपाही की तरह हलफ उठाया था और अहद किया था कि मैं अपने हथियारों की बेहुरमती नहीं करूँगा और मैदान जंग में अपने करीब खड़े हुए आदमी को छोड़कर नहीं भागूँगा और देवताओं और इंसानों की चीज़ों के लिए जंग करूँगा। मैंने किताबों से सीखा था कि पेशे इंसानों की उफ्ताद तबा बदल नहीं सकते। ये तमाम बातें मैंने भैया से कही थीं और वो चुप हो गए थे। यूँ भी इश्क के सामने दलीलें हार जाती हैं, सो वो भी हार गए। शादी के कुछ दिनों बाद हम वतन वापस आ गए। मैं 5 बरस मुल्क से बाहर रही थी और जब वापस आई तो ख्वाहिश के बावजूद पुराने दोस्तों से रिश्ता उस्तवार न हो सका। जब्र की फ़ज़ा में इजाफ़ा हुआ था।
लोग बिखर से गए थे, और सबसे अहम बात यह थी कि कुछ लोगों ने मुझ पर एतबार करना छोड़ दिया था। मैं उनके ख्याल में ट्रोजन हॉर्स थी, वो मुझे क़ल्ब लश्कर में किस तरह लेकर जाते। ये इतनी क़यामत की अज़ियत थी जिसका इजहार भी मेरे लिए मुमकिन न था। मैं अपने अंदर सहम कर ठिठर कर रह गई। वो लोग भी हक़ जानिब थे, और शायद मैं भी दुरुस्त थी कि इश्क की बीमार थी। इस वक्त ये लोग जिनके नाम ले रहे थे, उनकी गिरफ़्तारी की खबर हमारी वापसी के चंद हफ्तों बाद ही छपी थी। फिर खबर आई कि उनका मामला एक फ़ौजी ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दिया गया। मैंने अपने शौहर से इस मामले पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो टाल गया। वो जानता था कि उनमें से कई मेरे ज़ाती दोस्त हैं। वो तफसीलात बताकर शायद मुझे अजियत नहीं देना चाहता था। उसके बाद मालूम हुआ कि उनमें से एक शख्स तशद्दुद की ताब न लाकर ख़त्म हो गया, और उसकी लाश लावारिसों की तरह एक छोटे से शहर के कब्रिस्तान में दफन कर दी गई। उसकी कब्र पर कोई कतबा न था। वो गुमनाम सिपाही की कब्र थी। उसकी बेवा और उसके ज़ईफ़ माँ बाप की आहुजारी की एक कॉलमी खबरें आईं, और फिर सब कुछ यूँ भुला दिया गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी मौत की खबर ने मुझे कई रोज़ तक रुलाया था। मुझे यकीन ही नहीं आता था कि वो रोशन दिमाग और रोशन ज़मीर इंसान मर भी सकता है। वो ज़बान जो दानाई के मोती रोलते न थकती थी, वो गोयाई से महरूम भी हो सकती है। वो हाथ जिन्होंने हमेशा सच लिखा, वो पैबंद ज़मीन भी हो सकते हैं। मैंने बेयकीनी की रेतीली दीवार को थाम कर यकीन की पथरीली सरजमीन तक पहुंचना चाहा, लेकिन रेतीली दीवार का कामत कम हो रहा था। मेरी उंगलियों के दरमियान से रेत फिसल रही थी, गिर रही थी। आवाज़ों का पिघलता और दहकता हुआ सीसा बहता हुआ मेरी समात तक आ रहा था। ये लोग बार बार उस शख्स का नाम ले रहे थे जो मौजूद इंसानों में मेरे लिए बहुत मोहतरम था। वो हंस रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि उन्होंने उसे किस किस तरह की अजियतें दी। उसकी उंगलियों से नाखून किस तरह खींचे गए, उसे कितने घंटे बर्फ़ की सिल पर लिटाया गया, और कितनी मर्तबा बिजली के झटके दिए गए। तब मैंने जाना कि वो हलाक होने से हफ्तों पहले ख़त्म हो चुका था। उसे चौपायों की तरह चलने पर मजबूर किया गया। उसे बरहना करके गलाज़त के तालाब में गोते दिए गए। पैरों में वज़न बांधकर और कलाइयों को आहनी हलकों में जकड़कर छत से लटकाया गया। अजियत, हर वो अजियत जो सिर्फ़ एक इंसानी जहन ही सोच सकता है, उसे और उसके साथियों को दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो उन हुक्मरानों से इख्तलाफ रखते थे जिन्होंने इंसानों पर जीना हराम कर रखा था। ये हुक्मरान जिनका ख्याल था कि वो ज़मीन पर खुदा के नायब हैं, और खुदा के नायबीन से ज़्यादा भला और कौन अदल कर सकता है, सो उन्होंने भी अदल किया। सज़ाओं का निगरान आला अंदर बैठा था और हंस रहा था। जब उसकी निगरानी में इन सब लोगों को सज़ाएं दी जा रही थीं, जब इन पर दुनिया की हर राहत हराम थी, और जब इन पर उक़ूबत का हर दर खुला था, उन्हीं दिनों मैंने इस उक़ूबत के निगरान का हर शाम बेताबी से इंतज़ार किया था, और हर शब बसरी की थी। मेरे चारों तरफ आवाज़ें थीं, आग थी और धुआं था, खून की और सड़ते हुए गोश्त की बिसान थी। मुझे उबकाई आई, और जो कुछ भी मेरे अंदर था बाहर आ गया। ये सड़ा हुआ रिस्क उस अजियत दही के इवज़ मिलने वाले रुपयों से ख़रीदा गया था। मैं उस सड़े हुए रिस्क के पास बैठी रही। मैं जाने कितनी देर बैठी रही, फिर मैं हिम्मत करके उठी और अपनी ख्वाबगाह में चली गई। मैंने पानी से उस सड़े हुए रिस्क को धोया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ मेरे अंदर था। अभी तो मेरे अंदर एक अजीज़ जान रिश्ते की मस्क शुदा लाश थी। मैंने अपने होठों पर से लिपस्टिक साफ़ की, और आईने में मुझे अपना हाथ नज़र आया। ये हाथ जो मर जाने वाले, मौजूद और पैदा होने वाले दूसरे तमाम इंसानों के हाथों की तरह खाल, चर्बीदार खलियों, नसीजों, पट्ठों, उज़लात, हड्डियों और जोड़ों से बना था। ये हाथ जिसका इख्तिताम तमाम दूसरे इंसानों की तरह उंगलियों पर हुआ था। मैंने आईने में अपनी उंगलियों को देखा। सुबह का सजल उंगलियां, मखरूती नाखून और उन पर दमकती हुई हल्की गुलाबी नील पॉलिश। सूरज की उंगली पर सफ़ेद ओपल था, और उसकी दूधिया सफ़ेदी में कौसे क़ज़ह के 7 रंग झलकते थे। फिर वो उंगलियां मेरी निगाहों में खिंच गईं जिन्हें मैंने कई बरस पहले देखा था। तवाना और मर्दाना उंगलियां, साफ़ और तरशे हुए नाखूनों के नीचे से खून की सुर्खी झलकती हुई। मुश्तरी और ज़ुहल की उंगलियों की पहली पोरों के किनारे सिगरेट के धुएं से जर्द वो उंगलियां एक मजमून के सफ़े उलट रही थीं।
वो आखिरी मौका था जब मैंने उन उंगलियों को मुतहर्रिक देखा और उन होठों को बोलते हुए सुना। मुझे आज मालूम हुआ था कि स्याह बालों से ढके हुए वो तवाना हाथ जब रुखसत हुए तो महज खपच्चियाँ रह गए थे। उन सुथरी और हसास उंगलियों और सेहतमंद गुलाबी नाखूनों की जगह ठिठरी हुई, कुचली हुई बेनाखुन उंगलियां थीं। वो उंगलियां जो शेर लिखती थीं, जिन्होंने तारीख़ की जदलियादी तापीर पर किताब लिखी थी, अपने अहद की बदी के खदोखाल उजागर किए थे, वो उंगलियां खाक का रिस्क हुईं। ड्राइंग रूम से एक बार फिर बॉनी एम की आवाज़ आई, ही वॉज अ स्टिपीज़ वुल्फ। मैं किसी मामूल की तरह उठ खड़ी हुई। मेरी निगाहों में उस भेड़िए का तवाना बदन खिंच गया जिसे मैंने लज्जतों का रातिब खिलाया था। अब मैं ड्राइंग रूम की नीम तारीक महराब के साए के नीचे साया से खड़ी हूँ। इन लोगों ने मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं किया है, लेकिन जब ये मेरी मौजूदगी महसूस कर लेंगे तो ये झपट कर अपने भेड़िया चेहरों पर बकरों के मास्क चढ़ा लेंगे। कहा जाता है कि न जानना सबसे बड़ी नेमत है। सब कुछ जान लेने की खेती मैंने कुछ स्टोर काटी है कि आज मेरे दोनों हाथ खाली हैं। उन्होंने मेरे कदमों की चाप सुन ली है और वो जल्दी जल्दी बकरों का मास्क पहन रहे हैं। मैं अपने शौहर के चेहरे को देखती हूँ। इस शख्स का पुराना मास्क कहाँ है? आवाज़ तकरार करती है, ही वॉज स्टिपीज़ वुल्फ। मैं एम्फी थिएटर के वस्त में खड़ी हूँ। तमाम रोशनियाँ मुझ पर मुर्तकिज़ हैं और मेरे तमाम करदा और नाकरदा गुनाह मुँह फाड़े मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्रिया। कर ले ताकि एक आदमी को। मेरा ख्याल है इंतज़ार साहब की तरफ माइक बढ़ाने से पहले इस कहानी के बारे में कुछ थोड़ी सी बातचीत भी मैं चाहूँगा कि हो, और फिर नहीं, आपको इतराज़ की इजाज़त नहीं होगी और तनकीद की, इसलिए हल्का अब नहीं होगा। नहीं, मेरा ख्याल है फिर हम शमा या जो माइक जिसको कहना चाहिए वो इंतज़ार साहब की तरफ बढ़ाते हैं। इंतज़ार साहब हम सब जानते ही हैं कि इस ज़माने हमारे ज़माने के बहुत बड़े अफसाना निगार हैं। किस्सा कहानी और जन्म कहानियाँ इनके कुल्लियात के 2 हिस्से, और नावल बस्ती, तस्करा और आगे समंदर है, शाया हो चुके हैं। मज़ामीन के मजमूए हैं, ड्रामे कई लिखे हैं, और उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी में इनकी बहुत सी कहानियाँ तर्जुमा हो चुकी हैं। खुशकिस्मती से इनके 2 मुतरजम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उमर मेमन साहब और आलोक भल्ला साहब, जिनकी काविशों की वजह से इंतज़ार साहब की बहुत सी तहरीरें अंग्रेज़ी में मौजूद हैं। इंतज़ार साहब, अच्छा तो रहेगा कि आप भी कोई नई चीज़ पढ़ें या फिर उसके बाद बातचीत की तरफ आएँ। हाँ, देखिए, कहानी तो का तो वक्त नहीं है शायद, तो जो मेरी नई किताब आई है उसमें एक छोटे से सफ़र का बयान है, उसका एक टुकड़ा सुनाई देता हूँ। बिल्कुल। और जो आपने हवाला दिया तो मेरी खुशकिस्मती है कि 2 ऐसे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और अंग्रेज़ी में मुझे मुतारिफ़ कराया। एक हमारे मेमन साहब हैं और एक आलोक भल्ला साहब हैं। तो मैं बस उसके दूसरे दिन या तीसरे ही दिन दिल्ली ही से एक और फ़ोन आ गया। इंतज़ार साहब हैं जी, मैं सुधीर बोल रहा हूँ, सुना है कि आप निर्मल वर्मा की तकरीब में दिल्ली आ रहे हैं। आपने सही सुना, बिल्कुल आ रहा हूँ। तो फिर गीतांजलि ने आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया है, लीजिए, उससे बात कीजिए। और अब गीतांजलि बोल रही थी, इंतज़ार जी आप दिल्ली आ रहे हैं तो फिर शहर का भी कोई प्रोग्राम हो, वृंदावन हम चलें तो कैसा रहेगा? वृंदावन में चौंका और चहका, अरे ये नगर हिंदुस्तान के नक्शे पर अभी मौजूद है। मैं तो समझा था कि ये देवमालाई नगर था, देवमाला से निकला और देवमालाई में गुम हो गया। नहीं, ये नगर है और हमने वहाँ चलने का प्रोग्राम बनाया है। वृंदावन की यात्रा, और फिर तुम्हारे संग अवश्य चलूँगा। तो लीजिए, अब वृंदावन की यात्रा पर चलते हैं। मगर अचानक एक अंदेशे ने मुझे आ लिया, सुधीर जी आपने ये भी सोचा कि मैं मर्द मुसलमान उस पवित्र नगर में मुझे कौन घुसने देगा? अरे इंतज़ार साहब, आप कैसी बातें करते हैं? हम वृंदावन के गोस्वामी जी के मेहमान होंगे।
मैंने फ़ोन पर उससे बात की थी कि हमारे साथ पाकिस्तान का एक कहानीकार होगा, वो मुसलमान है, इंतज़ार हुसैन। उन्होंने कहा जुग जुग आएँ, वो मेरे मेहमान होंगे। लीजिए सफ़र शुरू होता है। ये बिंद्रावन की कुंज गली थी, मगर ये कोई एक गली थोड़ा ही थी, गली दर गली। हम एक गली से निकले दूसरी गली में, दूसरी गली से निकले तीसरी गली में। हमारे आगे पीछे बंदर। या मौला, ये गलियां हैं या भूल भुलैया हैं, हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? वो दर कहाँ है, किस गली में है जिसे हमें खटखटाना है? फिर अपने पैरों की तरफ देखा, चप्पल धूल में अट चुके हैं। मैंने गीतांजलि को मुखातिब किया, गीतांजलि देख रही हो ये गलियां धूल में कितनी अटी हुई हैं, क्या उन शुभ दिनों में भी उनका यही नक्शा था? फिर तो राधा जी को कृष्ण जी तक पहुंचना बहुत मुश्किल पड़ता होगा। उनकी बांसुरी का जादू अपनी जगह, मगर राधा जी नंगे पैरों इन गलियों से कैसे गुजरती होंगी? अभी मैं ये कह रहा था कि गोरी मैम उल्टी सीधी सफ़ेद खद्दर की साड़ी बांधे नंगे पैरों मेरे बराबर से गुजरती चली गई। पीछे पीछे गोरा नौजवान, सर मुंडा हुआ, गले में जनेऊ, माथे पे लंबा तिलक, आंखों पर ऐनक चढ़ी हुई, गेरुआ धोती बांधे नंगे पैरों किस बेतकल्लुफ़ी से चला जा रहा था। मुझे अपनी बात का जवाब मिल गया था। गीतांजलि का जवाब मैंने सुना अनसुना किया। मगर जिस राह गुदर से गुजरा, वहाँ राधा की बड़ी बड़ी तस्वीर है। बराबर से जो लोग गुजरे वो एक दूसरे को राधा राधा कहते गुजर रहे थे। मुझे याद आया कि हमारी डिबाई में हिंदू लोग सलाम के नाम राम राम कहते थे। बहुत तकल्लुफ़ किया तो कहते राम, जय राम जी। इधर वृंदावन में राम गायब, जय राम जी ये भी गायब। सलाम के नाम लोग राधे राधे कहते हैं, मगर कृष्ण जी कहाँ हैं? न उनकी कोई तस्वीर नज़र आई, न उनका नाम सुनाई दिया। मैंने गोस्वामी जी से पहला सवाल यही किया था, ये गोस्वामी जी कौन थे? अरे उन्हीं के आश्रम को तो हम ढूंढते फिर रहे थे, हमें तो उनका मेहमान बनना है, मगर उनका आश्रम कहाँ है? लीजिए, हमने उनका आश्रम को ढूंढ निकाला। खूब जगह है, कैसे साफ़ सुथरे धुले मंजे कमरे हैं। मैंने उनसे पहला सवाल यही किया, स्वामी जी माफ़ कीजिए, वृंदावन ने मुझे अचंभे में डाल दिया है। यहाँ तो राधा ही राधा नज़र आ रही हैं, कृष्ण जी तो मुझे कहीं नज़र नहीं आए, जैसे बस यहाँ राधा जी ही का राज हो। उन्होंने सुनकर कहका लगाया, अरे वो माखन चोर, वो तो इस नगर को छोड़कर चला गया था। राधा जी यहाँ टिक कर रही तो इस नगरी में उन्हीं का राज होना था। फिर गोस्वामी जी ने कहा कि भाई तुम्हें क्या पता चलेगा कि मैं खुद तुम्हें वृंदावन दिखाऊंगा। तो लीजिए, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। मगर चलने लगे तो उन्होंने गीतांजलि को देखकर टोका, ये तुमने पर्स क्यों ले रखा है? इसे यहीं छोड़ दो। यहाँ के बंदर दो चीज़ों की ताक में रहते हैं, औरतों का पर्स और मर्दों की आंखों पर चढ़ी हुई ऐनक। मैंने गोस्वामी जी को देखा, उन्होंने ऐनक लगा रखी थी। फिर मैंने दिल में सोचा कि वो तो गोस्वामी हैं, वृंदावन के बंदर उनका बहरहाल पास लिहाज करते होंगे। तो खैर गोस्वामी जी आगे आगे, हम पीछे पीछे। कितनी गलियों से गुजरते चले गए, हर गली कुंज गली। अब किसे पता होगा कि राधा जी कौन सी गली में रहती थी। गलियों से गुजरे, अब हम जमुना के किनारे किनारे चल रहे थे और मैं हैरान कि अच्छा ये जमुना है। वृंदावन में आकर उसका क्या हाल हो गया है। लगता है कि नदी नहीं, कोई नाला बह रहा है। गोस्वामी जी चलते चलते एकदम ठिठक कर खड़े हो गए, उंगली से इशारा करते हुए उस कुदम के पेड़ को बोले, उस कुदम के पेड़ को आप देख रहे हैं? कुदम का वो घना पेड़ और बहुत पुराना, उसकी फैली हुई टेढ़ी तिरछी शाखों पर कितने बंदर कूद फांद रहे थे और कितने लाल पीले नीले पीले रेशमी सूती पाचे बंधे हुए थे।
बोले ये है वो पेड़ जहाँ कृष्ण जी गोपियों के कपड़े लिए समेट कर आन छुपे थे। वो बेचारियाँ नदी में जहाँ गर्दन गर्दन पानी था खड़ी तप कर रही थी कि किसी तौर उन्हें कृष्ण कन्हैया के संग खेलने का मौका मिले। कृष्ण कन्हैया ने उनके साथ ये खेल खेला कि उन्होंने जमुना में उतरते समय जो अपने कपड़े उतार कर किनारे पर छोड़ दिए थे उन्हें समेट कर चुपके से बगल में दबाया और इस पेड़ पर चलकर शाखों में छुपकर बैठ गए। रुके, फिर बोले बूझो के पेड़ का पता कैसे चला, खुद वृंदावन का पता निशान कैसे मिला। वो नगरी तो कहीं बीती शताब्दियों में गुम हो गई थी। असल में चैतन्य ने इस जगह को दरियाफ्त किया। ये चैतन्य कौन था? बंगाल का बासी, कृष्ण जी का भगत, कह लीजिए कि आशिक सादिक, विष्णु मत का प्रचारक, कृष्ण लीला में गुम। इस कैफियत में नाच रहा है, गा रहा है, किलकारियाँ मार रहा है, पूरी में बात करता था। एक दिन तरंग उठी कि चलें वृंदावन चलें। उड़ीसा के जंगलों से गुजर हुआ। उस जंगल में शेर चीते दंदनाते फिरते थे। जिसने इन जंगलों में कदम रखा जान से गया। चैतन्य अपनी तरंग में चला जाता था कि एक चीता बीच राह पड़ा सो रहा था, उससे जा टकराया। चीता गुर्राया। चैतन्य का संगी थरथर कांपने लगा कि लो मारे गए। मगर चैतन्य ने चीते से कहा कि ओ चीते, श्याम नाम ले। ये चैतन्य की करामात थी या कृष्ण जी ने अपना मौजदा दिखाया। चीता हरे कृष्णा का राग अलपने लगा। कितने हरण दौड़ते हुए आए, वो भी चीते के साथ मिलकर हरे कृष्णा का विरुद्ध करने लगे। फिर कितने शेर चीते लगड़ भग्गे तेंदुए भेड़िए इस जलों में शामिल हो गए। देखा अपने चैतन्य से कैसी कैसी करामात मंसूब है। जब कृष्ण भक्ति का करिश्मा था, सब कृष्ण भक्ति का करिश्मा था, उस भक्ति में जिसकी एक लहर भी शामिल थी, उसकी अपनी दास्तानें हैं। तो चैतन्य बंगाल से चलकर यहाँ आया। गोस्वामी जी कह रहे थे कितने दिनों इस वीराने में भटकता फिरा, ढूंढता फिरता था कि वृंदावन कहाँ आबाद था। कहाँ है वो जमुना तट जहाँ गोपियों ने अपने कपड़े उतारे थे। कहाँ है वो पेड़ जहाँ कृष्ण महाराज इन कपड़ों लत्तों को बगल में दबाकर उसकी शाखों के बीच जा छुपे थे। कितनों ने उसे पता निशान बताया, पर उसका जी न ठुका। बस चलता रहा, भटकता फिरा, कभी इस राह कभी उस राह। बस एक दिन किसी शुभ घड़ी में वो चलते चलते ठिठका। ठीक कुदम के इस पेड़ के सामने उसे तकता रहा। फिर ऐलान किया कि ये है वो पेड़ जहाँ कृष्ण महाराज गोपियों के कपड़े चुराकर उसकी शाखों में छुप गए थे। मत पूछो कि चैतन्य ने कैसे जाना कि यही वो पेड़ है। आशिकों से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। बस इश्क ने बताया, विजदान ने समझाया, चैतन्य को यकीन आ गया कि यह है वो जगह जहाँ वृंदावन किसी भले समय में शाद आबाद था और कृष्ण कन्हैया की बंसरी की तानों से गूंजता था, जिन्हें सुनकर राधा सुध-बुध भूलती और निकल खड़ी होती। तो साहिबो, इस वीराने के दिन अब फिरने लगे हैं। चैतन्य ने इस स्थान का पता लगा लिया है जहाँ वृंदावन आबाद था और अब वृंदावन दोबारा आबाद हुआ चाहता है। गोस्वामी जी बताते हैं कि इस बस्ती को फिर से बसाने की मंसूबाबंदी चैतन्य ने इस तरह की कि 6 गोस्वामियों का एक बोर्ड तश्कील दिया। उनमें 3 मुसलमान थे। मुसलमान, हाँ मुसलमान। वो कहने लगे कि इस वक्त बंगाल में मुसलमानों का राज था। चैतन्य का हाकिम तबके में अच्छा खासा रसूख था। उसने इस तबके से 3 गोस्वामी चुने। उन्होंने कहा कि हम तो मुसलमान हैं। चैतन्य ने कहा फिर क्या हुआ, कृष्ण भगत तो हो? बोले हाँ वो तो हैं। तो बस अब तुम लोग उन गोस्वामियों में शामिल हो जो इस नगर को फिर से आबाद करने का जतन करेंगे। मैंने ये बयान हैरत से सुना। आस्था से एक सवाल किया कि गोस्वामी जी, चैतन्य तो कृष्ण भगत था, अपनी भक्ति में मगन, अपने हाल में मस्त, उसमें इतनी दुनियादारी कहाँ से आ गई? गोस्वामी जी मुस्कुराए।
वो इतना दीवाना भी नहीं था जितना लोग समझते हैं। दाना बीना आदमी था, खूब समझता था कि जिनका राज है उनसे बना के रखनी चाहिए। तो उन गोस्वामियों ने, जिनमें 3 मुसलमान थे, वृंदावन की दाग बेल डाली। इससे मेरा ध्यान नीरज चौधरी की तरफ गया। उसने अपनी किताब हिंदुइज्म में बताया है कि चैतन्य के चेलों में कुछ मुसलमान भी थे, ऐसे वैसे नहीं, खालिद पठान मुसलमान, और उनमें उसका बहुत ख़ास चेला भी था, शायद वही जिसका जिक्र गोस्वामी जी ने कहा। कहने लगे चैतन्य जी का एक ख़ास चेला मुसलमान था, वो पवन हरि दास कहलाता था। कृष्ण जी के नाम की माला जपता था, कभी मंदिर नहीं जाता था। दूसरे चेलों ने एतराज़ किया कि ये कैसा कृष्ण भगत है, कभी मंदिर नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता। चैतन्य जी बोले उसे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद उसके पास आ जाते हैं। जब वो मरा तो चेलों ने उसकी चिता जलाने का बंदोबस्त किया, मगर चैतन्य जी ने कहा कि नहीं, उसकी चिता जलाई नहीं जाएगी, दफन की जाएगी। ये मुसलमान था और चैतन्य जी ने अपने हाथों से उसे दफन किया। वृंदावन में एक कब्र भी है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इंतज़ार साहब, बड़ा दिलचस्प टुकड़ा आपने पढ़ा। हालांकि मैं तो समझ रहा था कि आप इसमें से वो टुकड़ा पढ़ेंगे जिसमें आपने माधुरी दीक्षित से मुलाकात का हाल लिखा है, लेकिन उसके लिए शायद लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। तो मैं पहला सवाल तो आपसे यही करना चाहूँगा कि ये जुस्तजू जिसका आपने इस किताब में इतना हाल लिखा है, वो जुस्तजू आखिर है क्या? वो तो मैंने इसमें जिक्र किया है कि जब मैं ढूंढते ढूंढते, और मेरी ख्वाहिश थी, और 25-30 साल बल्कि 40 साल से ऊपर गुजर चुके थे कि मैं अपनी बस्ती में पहुंचूं और जो मैं छोड़ आया हूं उसे देखूं कि वो क्या है, और मैं उसे, अगर मैं उसे समेट सकता हूं और ला सकता हूं तो लाऊं। लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच भी गया। मुझे एक फेलोशिप मिल गई थी, प्रेमचंद फेलोशिप, वो साहित्य अकेडमी ने इनायत की थी ये। तो वो जो मैंने सफ़र किए उनमें मुझे मौका मिला, मैं अपनी बस्ती में भी पहुँच गया। अब वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद ये किताब लिखी और उसमें यही मसला है कि वहाँ जाकर मैं भूल गया कि मैं क्या यहाँ छोड़ के गया था और किस चीज़ की तलाश में आया हूँ। तो कुछ ये वारदात भी अजीब किस्म की है कि एक लंबा अरसा मैंने इस आरज़ू में गुजारा कि जो चीज़ मैं गुम कर आया हूँ और छोड़ आया हूँ और जिसकी वजह से मैं अपने आप को अधूरा समझता हूँ, वो चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए। और जब मैं वहाँ पहुँचा और वापस आया तो मुझे पता चला कि मैं तो वो भूल ही चुका हूँ कि क्या भूल कर आया था। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपकी कहानी के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। ये ज़रूर। कहानी आपकी बाकी कहानियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है। इसका कुछ पस मंज़र, कुछ इसके पीछे जो मुहर्रिक है, कुछ उसके बारे में बात करें। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये कहानी दूसरी कहानियों से आप थोड़ा आगे। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ ये कहानी नहीं बल्कि और कई कहानियाँ इसी लहर की हैं। और वो जो लहर है वो दरअसल हमारे इस मुल्क की, हमारे इस समाज की लहर है। आज हम ख़बरें पढ़ते हैं और उनको भूल जाते हैं इसलिए कि वो हमसे बराह रास्त मुताल्लिक़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम बलूच नौजवानों की ख़बरें पढ़ते हैं कि किस तरह उनकी मस्त शुदा लाशें फेंक दी जाती हैं। हम हसन नासिर के बारे में दोहराते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ के मामलात हैं, हमारे यहाँ जिस तरह 30, 35, 40 साल बराह रास्त फ़ौजी जबर रहा, उसकी ये एक वो है, यूँ कहें आपके एक रिफ़्लेक्शन है। और आज जबकि हमारे यहाँ जमहूरियत है, मुंतखब हुकूमत है, उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। मैं कोई दूसरी कहानी भी
पढ़ सकती थी। मिसाल के तौर पे मैं तितलियाँ ढूंढने वाली भी पढ़ सकती थी, जिसका 8 मरतबा तर्जुमा हुआ अंग्रेज़ी में, मुख्तलिफ लोगों ने किया। लेकिन और वो भी इसी किस्म के मामलात के बारे में है। या मैं रंग तमाम खुशुदा पढ़ सकती थी, वो भी इसी लहर की कहानी है, और मेरी कई कहानियाँ हैं जो इस लहर की हैं। और मैं ये समझती हूँ कि कहानी लिखने वाले को अपना जो हाल है, अपना जो मौजूद है और अपने जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए होना चाहिए, उनका दर्द उसके अंदर होना चाहिए, और वो जो दर्द है वो इस तरह की कहानियों में निकलता है। और अगर इससे कोई बात आप करना चाहें तो। ये बातें तो बहुत सी निकलती हैं, लेकिन मैं ख़ुद सवाल करने के बजाय, चूँकि वक्त कम रह गया है, हमारा सेशन भी देर से शुरू हुआ था, अगर ऑडियंस में से कोई सवाल या कोई है तो उस पर देखें, वरना फिर अपनी बात को मैं जारी रखूँगा। मुख्तसर सवाल अगर कोई है इंतज़ार साहब से या जाहिदा हिना साहिबा से। किश्वर, मुझे लग रहा है कि आपको कोई बहुत सवाल आपके चेहरे पे लिखा हुआ है। एक सवाल करना चाहता हूँ कि इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है, शिकम की आग है, शिकम की आग ये फिर रही शहर ब शहर सभी ज़माना है, हम किया हमारी हिजरत किया। इस हवाले से आपकी जिससे आपका हिंदुस्तान का सफ़र, आपकी बस्ती। ये सवाल तो आपको वैसे उसूलन इफ्तिखार आरिफ साहब से पूछना चाहिए था, लेकिन इफ्तिखार आरिफ साहब ने जो हिजरत का तजुर्बा अपने शेर में बयान किया उसके हवाले से सवाल कर रहे हैं। हाँ तो वो बताएंगे फिर अपना तजुर्बा। मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार आरिफ साहब के जो शेर है उससे आपका तजुर्बा खासा मुख्तलिफ है। किश्वर जी, क्या है, मैं शुरू हुए थे अपने बचपन से और फिर सफ़र पे निकल खड़े हुए, और बचपन के बाद जवानी तो आई, उसके बाद ज़िंदगी नहीं आई। क्या वजह? किश्वर ये कह रही है कि आप बचपन से आपने इसमें शुरू किया और उसके बाद थोड़ी बहुत जवानी भी आई, मगर ज़िंदगी ज़्यादा नहीं आई, सफ़र आ गया बीच में। तो ये कहाँ रह गई ये ज़िंदगी? वो मैं अपना ये भी पूछता हूँ कि वो ज़िंदगी कहाँ रह गई। तो ये तो खुद मेरा सवाल है अपने आप से। वो एक और किस्म की जस्तुजू है, आप कह रहे हैं जी। कोई और सवाल? मेरा सवाल था इंतज़ार साहब से कि जिसे हम शायरी की ज़ुबान में कहें कि इस्तारा किसी का कोई महसूस होता है, आपके यहाँ तो हिंदू मैथोलॉजी का हवाला आपकी अक्सर तहरीरों में आता है, तो इस कोई ख़ास इसकी वजह, इसका पस मंज़र क्या है कि आप बार बार मुड़ मुड़ के वहाँ देखते हैं और वो ना सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजी सारी आती है बल्कि वो सारे हिंदू मैथोलॉजी के कैरेक्टर्स, और वो ये इसकी कोई ख़ास वजह है, ये मैं पूछना चाहता था। हिंदू मैथोलॉजी आपके यहाँ बार बार क्यों आती है? उसकी कोई ख़ास वजह है? देखिए, मैं उन अफसाना निगारों में से नहीं हूँ जिन्होंने 1857 के बाद की फिक्शन की रिवायत में जन्म लिया। तो हमारा जो फिक्शन की तारीख़ है, उर्दू फिक्शन की तारीख़, वो तो 1857 के बाद शुरू होती है। तो लेकिन जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त एक थोड़ा थोड़ा रद्द अमल आ गया था कि ये तो वो रिवायत है जिसके साए में हमारी रिवायत परवान चढ़ी है, जो मगरिब से हमने मुस्तआर ली, हमारी अपनी रिवायत कहाँ है। तो ये चटक मेरे यहाँ भी थी और मैं उस हवाले से दास्तानों की रिवायत में पहुँच गया। देखिए, हर रिवायत के पीछे एक तहजीब भी होती है। तो दास्तानी रिवायत जैसे हम समझ रहे हैं, अजमी अरबी कहानियों की रिवायत, उसके पीछे अरबी अजमी तहजीब की रिवायत थी। लेकिन उसी रिवायत में सफ़र करते करते मुझे ये पता चला कि ये तो रास्ता, इसी रिवायत के अंदर से रास्ता एक और तरफ जा रहा है और ये शायद कोई दूसरा नया जहान है और कोई नई तहजीब है। तो उन कहानियों, दास्तानों के वास्ते से मैं कथा कहानी की रिवायत की तरफ निकल गया। कथा कहानी की दुनिया जो है वो तो एक उसका तो कोई और छोर ही नहीं है। तो वो तो हिंदू देवमाला है, रज़मियाएँ हैं, रामायण है, महाभारत है, महात्मा बुद्ध की जातकें हैं, उसका कोई और छोर नहीं है। तो उसमें से कुछ, यानी एक चंद कतरे, चंद रेज़े मैंने मुंतखब कर लिए हैं, उसकी आप तौजीह जिस तरीके से भी करें।
ये आपकी मर्जी है। जी जी। मेरा सवाल आप दोनों से है। आप दोनों कहानी लिखते हैं और बहुत मारूफ और बहुत अच्छी कहानी लिखने वाले हैं, और आप दोनों हर हफ्ते एक कॉलम भी लिखते हैं। आपका ज़ाती तजुर्बा और ख्याल क्या है कि इससे आपकी क्रिएटिविटी कितनी मुतासर होती है? नहीं, पहले आप दें। जी आप दें, आप हाँ। पहले इसका आप दें, फिर मैं आप सुनाए बताएंगे ना। मैं बताऊँ। आप बताइए। मेरा ये ख्याल है दयानतदारी से कि इससे किसी न किसी हद तक क्रिएटिविटी मुतासर होती है। इंतज़ार साहब का मामला अलग है, इसलिए कि इंतज़ार साहब लिखते हैं अदबी और सकाफ़ती कॉलम, और किताबों पर बाज़ औक़ात वो एक ख़ास वजह से तबसरा भी करते हैं। मेरा सियासी और समाजी और दीगर मसाइल के ऊपर बराह रास्त कॉलम होता है, और एक नहीं होता, मेरे 3 कॉलम होते हैं। 2 तो यहाँ छपते हैं और एक बाहर छपता है, तो इसलिए यकीनन होती है। ये कहा जाए कि नहीं होती, निकालना पड़ेगा, गलत होगा। तो ये मेरा तो ये कहना है। अब इंतज़ार साहब से पूछ लीजिए। देखिए, मेरा मामला ये है कि मेरा पेशा जो है, रोज़ी कमाने का दरिया जो है सियासत शुरू से रहा। मैं फंस गया सियासत में, और मुझे जो मैं रास्ता तलाश कर रहा था कि रोज़ी किस तरीके से कमाऊं, तो मेरी किस्मत में लिखा गया कि मैं सियासी बनूं। और फिर रफ्ता रफ्ता अखबार वालों ने सोचा कि ये ख़बरों वगैरह का मामला तो इसे संभलता नहीं है, शायद ये कॉलम बेहतर लिख सकेगा, तो कॉलम शुरू हो गया। फिर मैं एक दौर ख़त्म करके पूरा जब मशरिक़ में आया, तो मेरा काम सिर्फ ये लगाया गया कि आप कॉलम लिखेंगे। और तो मैंने अपना फ़र्दी नाम, मैंने कहा, जो उस ज़माने में यही दस्तूर था कि फ़र्दी नाम से कॉलम लिखे जाते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये नाम नहीं चलेगा, आप अपने असली नाम से कॉलम लिखेंगे। इस पर मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा ये तो सियासत का दस्तूर नहीं है। कहा कि नहीं, हमारा दस्तूर यही होगा, और सिर्फ आपका नाम नहीं छपेगा बल्कि आपकी तस्वीर भी छपेगी। इससे मैं और परेशान हुआ, और मुझे समझा कि मेरी तो जो हैसियत में अफसाना नगार बनने की कोशिश कर रहा था, और सोच रहा था कि मेरा इसी हवाले से कोई नाम होगा, मैं तो मारा गया। तो इसकी पूरी दास्तान है। मैंने नासिर काज़मी से अपना गिरिया किया कि मेरे साथ ये गुजर रही है, लेकिन फिर कीजिए क्या मीर साहब बंदगी बेचारगी, तो मैं शुरू हो गया। तो लेकिन सियाफियों ने मुझे सियाफी के तौर पर तस्लीम नहीं किया, ये मेरी कामयाबी है। और जब मैंने कॉलम लिखा तो मैंने ये तय किया कि मैं सियासी कॉलम कभी नहीं लिखूंगा, और उस पर मैं 25 साल तक मैंने मशरिक़ में कॉलम निगारी की, सियासी कॉलम कोई नहीं लिखा। और वो गैर सियासी कॉलम में मैंने दरियाफ़्त किया कि यहाँ भी बहुत गुंजाइशें हैं, और वो कॉलम अच्छे खासा पढ़ा भी जाता था। तो ये मेरी दास्तान है। फिर वो जब वहाँ से मैं निकला तो मुझे पता चला कि उर्दू अखबार में तो मेरी कई गुंजाइश नहीं है। तो मेरे एक दो दोस्त अंग्रेज़ी अखबारों में थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने किसी ज़माने में कोशिश की थी फ्रंटियर वो सिविल मिलिट्री गज़ट में, तो तुम अंग्रेज़ी में लिखो। मैंने कहा वो तो अंग्रेज़ी में भूल चुका, उस वक्त मैंने कोशिश की थी ज़रा। कहा कि अब फिर याद कर लो। तो मेरा रोज़ी का मसला था, तो फिर मैंने याद किया और मैं अंग्रेज़ी में शुरू हो गया। वहाँ से अपने डॉन के जो एडिटर थे उस वक्त, वो बहुत अच्छे हमारे बुजुर्ग थे और बहुत अच्छे सहाफ़ी थे, अहमद अली ख़ान। तो उन्होंने कहा कहाँ लिख रहे हो तुम, डॉन में आकर लिखो अपना कॉलम। तो मैं उस वक्त से, और अब मेरी वदेदारी चल रही है डॉन के साथ कि जो भी हालात हों, जो भी वो मुआवजा देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, मैं उस में ज़रूर लिखता हूँ। हालांकि अब मैं उर्दू अखबार में भी एक कॉलम लिखता हूँ। वैसे इंतज़ार साहब ने जो बात कही रोज़ी की, तो वो बिल्कुल दुरुस्त आपने कही। मैंने भी कोई तकरीबन 16-17 बरस की उम्र से सहाफ़त को इसलिए बतौर पेशा इख्तियार किया कि मुझे कुछ और आता ही नहीं था लिखने के सिवा। तो ये है कि ये सिलसिला आज तक चल रहा है, और उसके क्या असरात पड़े मेरी तहरीरों पर मुझे नहीं मालूम। ये तो ज़ाहिर है आप लोग बताएंगे जिन्होंने पढ़ा है, जैसे फ़ातिमा बैठी हैं या और यहाँ बाज़
पढ़ने वाले हैं जो बैठे हैं और पाबंदी से पढ़ते हैं, यानी कॉलम भी पढ़ते हैं और जिन्होंने कुछ मेरे अफसाने और कहानियाँ और नावल भी पढ़े हैं। तो ये एक बस एक ऐसा रिश्ता है सहाफ़त का, और या सहाफ़त से ज़्यादा सही लफ्ज़ कॉलम निगारी है, चूँकि न ये सहाफ़ी हैं न मैं सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ी एक अलग चीज़ होता है जिसे वर्किंग जर्नलिस्ट कहते हैं, वो हम नहीं हैं। मैं कभी नहीं रही, ये कभी नहीं रहे। तो हम कहीं से, यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि सियासत के बारे में लिख रहे हैं, अगर हम ये लिख रहे हैं कि साहब फ़लाँ ने किस तरह बगावत की, तो मुझे एंटिगनी याद आ जाती है, मुझे प्रोमेथियस याद आ जाता है, वो किरदार याद आ जाते हैं जिन्होंने हमारी परवरिश की, हमारी शख्सियत की, मेरी शख्सियत की, जिसे कहना चाहिए तामीर में वो किरदार काम आए। तो ये बड़ा गुथा हुआ सा एक मामला है, और फ़ातिमा बेगम ये इतना आसान नहीं है। मगर अदबी हवाले आपके यहाँ ज़्यादा आते हैं सियासी हवालों के बजाय? नहीं, मैं सियासत में जब सियासत के बारे में लिखती हूँ तो उसमें भी मुझे बेसाख्ता अदब याद आता है, चूँकि बल्कि दो चीज़ें याद आती हैं, अदब और तारीख़। उसके बग़ैर मेरा कॉलम मुकम्मल नहीं होता, और उसमें तारीख़ का भी बहुत हिस्सा है, अदब का भी है, और रोज़मर्रा की जो सियासत है उससे मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल ये न लगे कि वक़ाए निगारी कर रही हूँ। फिर सफ़र होते हैं, उनके बारे में तहरीर करती हूँ, लेकिन मसला सारा वही है कि अदब और तारीख़ चूँकि मेरा ख़्याल है मेरे लहू में गर्दिश करते हैं, तो वो कॉलम में भी आते हैं और वो कहानी में भी आते हैं। इंतज़ार साहब, आपके यहाँ बार बार याद और सफ़र का हवाला बहुत आता है, अफसानों में ख़ास तौर पे, कॉलम में तो इतना नहीं आता। तो ये सफ़र और याद क्यों इतना मुहर्रिक बनती है? अगर आप भूलने लगें तो फिर आप कैसा अफसाना लिखेंगे? नहीं, अब मैं भूलने लगा हूँ। मुझे यानी जो मैंने नावल पढ़े थे किसी ज़माने में, अब कोई नावल मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने कौन से नावल और क्या उसमें था। तो ये तो है, अब खुद फरामोशी का अमल शुरू हो गया है, वो भी है। और वो जो सफ़र का मामला, देखिए दास्तानों की पूरी रिवाज जो है वो सफ़र का जो वो है तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर हमारी सारी दास्तानी रिवायत कायम है। तो शायद उसका असर हो, मुझे पता नहीं है। हालांकि मैंने ज़िंदगी में सफ़र बहुत कम किए हैं। एक वक्त तक तो मैंने, जब वो एक लंबा अरसा गुजर गया अखबारों में काम करते हुए, सारे अखबार नवीस इधर उधर सफ़र पे जाते थे, तो मैंने अपने दोस्त को वहीं हाथ दिखाया कि मेरे हाथ में कोई सफ़र भी है। तो उन्होंने कहा अभी तो कोई सफ़र नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ। तो क्योंकि भुट्टो साहब उस वक्त जा रहे थे, तो पता नहीं, चूँकि मैं कालम निगार था उसका मशरक़ का, और एक ही कालम निगार था उस वक्त, तो उन्होंने मेरा नाम उस हैसियत से डाल दिया था। मैंने कहा कि मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, अब इंशाअल्लाह वापसी में मुलाकात करूँगा। जब मैं कराची पहुँचा हुआ, अभी हम पर्ल कॉन्टिनेंटल में ठहरे हुए थे, और हमारे पासपोर्ट लिए कि भाई आपको रोम भी ठहरना है। हम बड़े खुश हुए। 1-2 घंटे के बाद वो पासपोर्ट उन्होंने लौटा दिए कि वो तो सफ़र मुलतवी हो गया, वो अमेरिका के वो जो सदर हैं वो तो बीमार पड़ गए, अस्पताल में हैं, तो अब आप वापस जाइए। मैं वापस आ गया। तो अब जबकि बिल्कुल आखिरी दिनों में ये हिंदुस्तान के सफ़र का मौका, ये जो प्रेमचंद का मैं बहुत ममनून हूँ। हालांकि जब मैं पहली मरतबा वहाँ हिंदुस्तान गया और प्रेमचंद की सैनिटरी मनाई जा रही थी, तो मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि ये वो शख्स है जो प्रेमचंद के ख़िलाफ़ लिख चुका है। मैंने कहा कि मैं गालिब के ख़िलाफ़ भी लिख चुका हूँ। और मैंने किसके ख़िलाफ़ नहीं लिखा। मैं अपने आप को एक वक्त में चेला समझता था मोहम्मद हसन अस्करी का, उनके ख़िलाफ़ भी मैंने मजमून लिखा। तो मैंने कहा प्रेमचंद के ख़िलाफ़ भी मुझे लिखना ही था, ये मेरे उसके रिश्ते की दलील है। तो बहरहाल वहाँ से जो रास्ता खुला, और मैं उसे भी अब उसकी तवज्जो और तरीक़े से करता हूँ कि उस ज़माने में जब कोई सफ़र की सूरत नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कुछ उर्स हो रहा है और वहाँ कुछ जा रहे हैं लोग। तो उन्हीं दिनों इस्लामाबाद जाना हुआ, जो उस ज़माने के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे,
मैंने उनसे कहा कि आप इसी तरीके से इन्हें भेज देते हैं हाजियों को, आप बाकी जो जाते हैं तो उनके साथ कोई सयाफ़ी भी होता है, तो आप इनके साथ सयाफ़ी को क्यों नहीं भेजते दिल्ली। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि आपका मतलब क्या है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त मुन्नू भाई भी थे, वो उनके बड़े दोस्त थे। मैंने कहा मतलब ये है कि आप मुन्नू भाई को भेजिए, उसके बाद ये बड़े मशहूर कलम निगार हैं, अखबार नवीस हैं, इनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा जाइए। तो मैं समझता हूँ कि ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का फैज़ था कि जब मैं एक मरतबा उनके वास्ते से वहाँ पहुँच गया तो फिर मेरे लिए हिंदुस्तान का रास्ता खुल गया। मगर वो फैज़ अमरीकी सदर को हासिल नहीं हो सका। अमीर खुसरो भी जो थे वहाँ दूसरी बार उन्होंने बुलाया होगा। जी अमीर खुसरो, वो कह रही हैं अमीर खुसरो भी वहाँ मौजूद थे, वो कह रही हैं अमीर खुसरो भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी बुलाया होगा। अरे अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दोनों में मैं तमीज़ नहीं करता, वो तो यक कालिब दो जान थे ना। तो जब मैंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जिक्र किया तो समझ लीजिए कि अमीर खुसरो तो उसमें शामिल हैं उसमें, और अमीर खुसरो तो हमारे सबके, यानी मेरे ख़्याल में जो आइडियल मुसलमान इस बर सग़ीर ने पैदा किया, जो मेरे लिए मिसाली हैसियत रखते हैं। अब तो आपको रोल मॉडल इस्लाम के और मुसलमानों के दूसरे नज़र आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो जिसकी तक़लीद हमें करनी चाहिए और जो हमारे लिए मिसाली मुसलमान था वो अमीर खुसरो था। मीराबाई से भी कभी मुतासिर हुए? मीराबाई अब मैं अपने एक दोस्त का किस्सा आपको सुना दूं। तो मेरे एक दोस्त है सलाउद्दीन महमूद, और वो भी उनका बड़ा यानी कमज़ोरी थी ये अपने मीराबाई। और जब वो एक भजन जो सुनते थे वो, जिसमें आखिर में आता है कि प्रभु आवो आओ आओ, इस तरीके से है, तो उन्होंने कहा कि जब ये आता है बोल तो मैं समझता हूँ कि कोई आ रहा है, चाप कृष्ण जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप तो हज़रत के इतने मतवाले हैं और आप कहते हैं कि मैं ऐसा सफ़र करना चाहता हूँ, और गार हिरा में आपने रात गुजारी है, और आप एक काफिरा की जो है भजन उसमें बस लेते हैं। कहा कि मीराबाई के बग़ैर तो मेरा इस्लाम मुकम्मल नहीं होता, और कुफ्र को चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए तो थोड़ा कुफ्र मेरी ज़ात में भी शामिल है। क्योंकि मैं मुखातिबी हूँ तो मैंने आखिरी सवाल, क्योंकि सेशन खत्म करना है। हिना के साथ हिंदुस्तान का सफर किया। एयरपोर्ट से हर शख्स ने ऐसा पहचानना शुरू किया जायदा हिना को कि मैं तो बहुत एहसास कब्तरी में मुब्तला हूँ। तो इन्हें कौन ले गया? तो उन्हें तो निज़ामुद्दीन औलिया ले गए। नहीं, ये नहीं मुझे ले गई थी। जो मेरा जो सफ़र है वो 1976 से शुरू होता है हिंदुस्तान का, और उसके बाद तो फिर मैं जिसे कहते हैं ना कि कोसों उसकी ओर गए और सजदा हर हर गाम किया, वो वाला आलम रहा। गुफ्तगू का ये सिलसिला तो जारी रखने का बहुत जी चाहता है, और ख़ास तौर पे भी किसी ने फ़िक्रा भी लगाया कि इंतज़ार साहब ने कभी अपने ख़िलाफ़ नहीं लिखा, तो मुझे उनका वो मज़मून याद आ रहा है जिसमें इंतज़ार साहब ने अपनी वफ़ात का सानेहा तसव्वुर करके सबसे पहला दिलचस्प मज़मून अपने ही ख़िलाफ़ लिखा है। लेकिन अब वक्त ख़त्म हो रहा है और इस सेशन को अधूरा ही छोड़ना मुनासिब होगा, इसलिए कि अफसाना निगारों की बातें और उनके अफसाने अभी जारी हैं और देर तक जारी रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया।